बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर चैप्टर 8 वेव्स हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव। ये ऑलरेडी टॉपिक हम पढ़ चुके हैं जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी साइड बाय साइड दोनों के डिफरेंसेस हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्रेसिव वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? द प्रोग्रेसिव वेव्स आर द रिजल्ट ऑफ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन अ मीडियम। वो वेव्स की टाइप जो मूव कर रही होती है, जिसमें डिस्टर्बेंस मूव करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। लेट्स सपोज हम एक एक स्टिल पूल ऑफ वाटर है, उसके अंदर हम एक स्टोन फेंकते हैं, तो हमने उस पूल के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट किया और वो डिस्टर्बेंस मूव करके आई है एजेस की तरफ। तो एनर्जी सेंट्रल पॉइंट से एजेस की तरफ ट्रांसफर होकर आई है। तो ये जो वेव्स की टाइप है इसे हम प्रोग्रेसिव वेव करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो स्टेशनरी वेव्स हैं वो बेसिकली प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब दो एक जैसी वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ आके सुपर इम्पोज होती हैं तो इन द फॉर्म ऑफ टू वाइब्रेट करती हैं, जिसे हम स्टेशनरी वेव कहते हैं। ये पहला इनका डिफरेंस है। सेकंड, इन प्रोग्रेसिव वेव्स द डिस्टर्बेंस ट्रांसफर्ड ऑनवर्ड फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल इन अ मीडियम। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को, दूसरे पार्टिकल आगे तीसरे पार्टिकल को जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, जो एनर्जी होती है, वो ट्रांसफ़र करता है। जबकि स्टेशनरी वेव में ऐसा नहीं होता। देयर इज़ नो ऑनवर्ड मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एज नो पार्टिकल ट्रांसफर इट्स मोशन टू नेक्स्ट। वो उस मीडियम के अंदर जो अपोजिट डायरेक्शन में जो वेव आ रही होती है वो एक जगह पे वाइब्रेट कर रही होती हैं। फिर इन प्रोग्रेसिव वेव्स ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं प्रोग्रेसिव वेव के अंदर। जबकि दूसरी तरफ इन स्टेशनरी वेव्स ईच पार्टिकल हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक वाइब्रेशन। हेयर प्रोग्रेसिव वेव्स ट्रांसमिट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिस तरह से मैंने पानी के पूल की एग्जांपल दी थी। जबकि स्टेशनरी वेव के अंदर ऐसा नहीं होता, एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रांसमिट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियरली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स। ये भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन साइड बाय साइड इनका डिफरेंस देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बेसिकली वेव्स की वो टाइप होती हैं जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में वेव मूव करके जा रही होती है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करते हैं। तो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है। जबकि ट्रांसवर्स वेव में क्या है, पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। फर्दर दीज वेव कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन। यूजुअली जिस तरह से साउंड वेव्स हैं या फिर टू मैसेज अटैच टू अ स्प्रिंग है, उनको जब आप स्ट्रेच करके रिलीज़ करते हैं तो वो कंप्रेस रेयर फैक्ट होते हैं। तो ये वेव इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन होती है। जबकि जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं वो इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ होती है ये वेव। और longitudinal waves में compressions the particle of the medium come closer where the rarefaction particles move away from each other. longitudinal waves के अंदर जो compression होता है उसमें पार्टिकल एक दूसरे के करीब आते हैं, जबकि रेयरफेक्शन में एक दूसरे से दूर जाते हैं। जबकि ट्रांसवर्स वेव में ऐसा नहीं है। ट्रांसवर्स वेव में द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन क्रस्ट मूव अपवर्ड एंड ट्रफ पार्टिकल्स मूव डाउनवर्ड। सिंपल है। द longitudinal waves do not require high elasticity ऑफ मीडियम की हाई इलास्टिसिटी रिक्वायर्ड नहीं होती। जबकि दूसरी तरफ जो ट्रांसवर्स वेव है उनको मीडियम की हाई इलास्टिसिटी चाहिए होती है प्रोपेगेट करने के लिए। जिस तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल है साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स सॉलिड में से भी ट्रेवल कर जा सकती हैं, लेकिन जबकि ट्रांसवर्स वेव पानी के अंदर जिस तरह से वेव्स प्रोड्यूस की जा रही हैं, इस तरह की वेव आप सॉलिड के अंदर जो है वो प्रोड्यूस करवाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उनकी इलास्टिसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। द longitudinal waves कैन propagate इन सॉलिड लिक्विड गैस, बिल्कुल उसके पॉइंट की तरह से। जबकि यहाँ पे द ट्रांसवर्स वेव propagate थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड बट नॉट इन गैसेज। सिमिलरली longitudinal waves आर ओनली मैकेनिकल वेव्स, जबकि ट्रांसवर्स वेव मैकेनिकल वेव्स हो भी सकती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हो सकती हैं। मैकेनिकल वेव्स जैसे कि पहले बताया था कि मैकेनिकल वेव्स की वो टाइप है जिनको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, जबकि ट्रांसवर्स वेव को मूव करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। तो ये था डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। क्वेश्चन नंबर 3 है, अच्छा एक और, द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज
जबकि ट्रांसवर्स वेव जो है वो पोलराइज हो सकती हैं। ऊपर की एग्जांपल में आप देख लें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये पोलराइज वेव होती हैं। और द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडल वेव्स आर वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग, साउंड वेव्स एक्सेट्रा। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास वाटर वेव्स, वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग, ये जो है ये ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ बीट्स आर यूजफुल इन ट्यूनिंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले तो बीट्स हैं क्या। बीट्स हमने ये कहा था कि जब दो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की साउंड जब एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती हैं तो उसमें हमारे पास एक लाउड और फेंट साउंड का एक रिदम बनता है। साउंड लाउड होती है और फिर फेंट होती है, ये एक कंप्लीट रिदम बनता है। लेकिन ये उस वक्त होता है जब दो साउंड वेव्स की फ्रिक्वेंसी डिफरेंट हो। तो क्वेश्चन ये है, और इसको हम बीट कहते हैं, कैसे बीट्स के फिनोमेना को यूज़ करके हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून कर सकते हैं। अब जो डिफरेंस ऑफ फ्रिक्वेंसी है इससे बीट्स का फिनोमेना होता है। इसका मतलब है कि जब आप डिफरेंस ऑफ फ्रिक्वेंसी को ख़त्म कर दें तो बीट्स का फिनोमेना नहीं होगा। तो बेसिकली यही तरीकाकार है किसी भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने का। बीट्स आर यूजफुल इन ट्यूनिंग ऑफ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट एंड इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग डिस्क्राइब नोट जो डिज़ायर फ्रिक्वेंसी होती है by adjusting the frequency of reference. Tuning is a process of adjusting the pitch of one or many tones of a musical instrument until they form a desired arrangement. Tuning may be carried out by sounding two pitches and adjust one of them to match or relate other one. जैसा कि मैंने ऊपर पहले कहा है कि आपके पास दो इंस्ट्रूमेंट हैं, इसमें एक इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी ट्यून है और दूसरे को विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट आप ट्यून करना चाहते हैं। तो आप क्या करते हैं, दूसरे इंस्ट्रूमेंट को और पहले इंस्ट्रूमेंट को दोनों को जब बजाते हैं तो अगर ये इन दोनों की साउंड एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो के लाउड और फेंट साउंड दे रही हैं, एक रिदम बन रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस और बीट्स का फिनोमेना हैपन हो रहा है। लेकिन अगर आप दोनों इंस्ट्रूमेंट, जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप ट्यून करना चाह रहे हैं, उसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि बीट्स का फिनोमेना हैपन नहीं हो रहा, आपको एक जो साउंड है होमोजीनियस साउंड सुनाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि अब जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट ट्यून हो चुका है। जिस तरह से मैंने एग्जांपल दी थी आपको ट्यूनिंग फोक की, अगर आपको याद हो वीडियो के अंदर, तो दो ट्यूनिंग फोक से दोनों को जब स्ट्रक किया गया तो लाउड और फेंट साउंड का एक रिदम पैदा हुआ। तो बेसिकली दोनों की फ्रिक्वेंसी डिफरेंट थी, लेकिन जब दोनों की फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट किया गया तो एक ही आवाज़ सुनाई दी गई, उसमें लाउडनेस और फेंट साउंड का फिनोमेना नहीं था। तो उसका मतलब बीट का फिनोमेना ख़त्म हो गया। तो बेसिकली बीट्स उस वक्त प्रोड्यूस होते हैं जब फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस हो दो इंस्ट्रूमेंट के दरमियान। तो एक इंस्ट्रूमेंट पहले से ट्यून है, दूसरे इंस्ट्रूमेंट को आप इस तरह से ट्यून करते हैं, जिस तरह से गिटार है उसकी स्ट्रिंग को आप टाइट या लूज़ करते हैं जिससे फ्रिक्वेंसी उसकी चेंज होती है और पहले गिटार के लिहाज से दोनों की साउंड एक जैसी होमोजीनियस हो जाती है। तो हम कहते हैं कि जी अब बीट्स ख़त्म हो गया, दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम हो गई। तो इस तरह से किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बीट्स के फिनोमेना के ज़रिए ट्यून किया जा सकता है। डिफरेंस ऑफ फ्रिक्वेंसीज को हमने ख़त्म करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है टू वेव पल्सेस ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन कंप्लीटली कैंसल ईच अदर एज दे पास, व्हाट हैपन्स टू द एनर्जी पोजेस्ड बाय द वेव। दो वेव पल्सेस हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं। देखें ये दो केसेस हो सकते हैं। एक केस तो ये हो सकता है कि दो वेव पल्सेस अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं और वो सेम फेज़ में आ रही हैं। जब सेम फेज़ में आएंगी तो जहाँ पे आके वो एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होंगी वहाँ पे एम्पलीट्यूड उनका मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड अप होगा। लेकिन जब दो वेव पल्सेस जो कि आइडेंटिकल मतलब सिमिलर हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन फेज़ में 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़ हैं, तो जब वो एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होंगी तो जहाँ पे सुपर इम्पोज हो रही है वहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एनर्जी को क्या होगा। तो बेसिकली अगर आप ये फिगर देखें, इस फिगर के अंदर दो वेव पल्सेस हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, जहाँ पे सुपर इम्पोज हो रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं, तो वहाँ पे बेसिकली एम्पलीट्यूड आपका ज़ीरो हो गया। लेकिन यहाँ पे ओवरलैप होने के बाद ये जो वेव मूव करके जा रही थी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वो फर्दर मूव करना शुरू होगी, और जो वेव राइट हैंड साइड पे जा रही थी वो फर्दर राइट हैंड साइड पे मूव करना शुरू हो गई। तो उसका मतलब ये है कि एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है। तो जब भी दो वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करके आ रही हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगी, तो एट द पॉइंट ऑफ सुपर इम्पोज एक दूसरे को वो कैंसिल आउट करेंगी, लेकिन उनकी एनर्जी कंजर्व होगी, और उस पॉइंट से गुजरने के बाद वो वेव पल्स अपने सेम फेज के साथ अपना सफ़र जारी रखेंगी, जिस तरह से इस फिगर के अंदर दिखाया गया है। तो एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी।
व्हाट आर द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हमने ये कहा था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में क्रस्ट के साथ ओवरलैप करे और ट्रफ के साथ ओवरलैप करे दो वेव्स का, तो हम कहते हैं कि इनका जो इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर जब क्रस्ट ट्रफ के साथ मिले और ट्रफ क्रस्ट के साथ मिले तो दोनों का जो इंटरफेरेंस होगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब इसको आसान अल्फाज में या मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जब दो वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हों और उनकी जो वेव का डिफरेंस है वो बेसिकली एक लेमडा हो या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा हो, तो उस वक्त कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि लेमडा का जब फेज डिफरेंस होगा लेमडा के बराबर या एक वेव के बराबर उन दोनों के दरमियान फ़र्क होगा, तो वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी, क्रस्ट के साथ मिल रहा होगा और ट्रफ के साथ मिल रहा होगा, जैसा से यहाँ पे दिखाया गया। तो कंडीशन बेसिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या है कि दोनों वेव्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो बेसिकली एक वेव हो या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेव हो, दैट इज m lambda, where m is equal to 0 1 2 3 up to so 0 के केस में क्या होगा कि दोनों वेव एक साथ स्टार्ट कर रही हैं, तो क्रस्ट के साथ है, ट्रफ के साथ है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में होता है कि क्रस्ट ट्रफ के साथ मिल रहा होता है, तो इस केस में जो दोनों वेव के दरमियान डिफरेंस होगा वो हाफ लेमडा होगा या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ लेमडा होगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास m+1/2 इंटू लेमडा होगा, वेर m इज इक्वल टू 0 1 2 3। यहाँ पे इस फिगर के अंदर देखें, जब हमारे पास क्रस्ट के साथ और ट्रफ के साथ मिल रहा था तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो रिजल्टेंट वेव आई है उसका एम्पलीट्यूड इन दोनों के मुकाबले में ज़्यादा था। और जब जब हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था तो यहाँ पे ट्रफ क्रस्ट के साथ मिल रहा है, तो दोनों के दरमियान फ़र्क कितना है, हाफ ऑफ द वेव लेंथ है, क्योंकि ये बेसिकली आधी वेव आगे निकल चुकी है और ये इसके रेफरेंस से अभी यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो हाफ वेव लेंथ का है या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेव लेंथ। तो मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं कि λ/2 3 λ/2 5 λ/2 या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ जो हमारे पास है वेव लेंथ का हाफ उसके बराबर होगा m+1/2 इंटू लेमडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड। बेसिकली नोड पॉइंट और एंटी नोड पॉइंट स्टेशनरी वेव के अंदर होते हैं। नोड पॉइंट बेसिकली स्टेशनरी वेव का वो पॉइंट होता है जहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम या ज़ीरो होता है, और नोड पॉइंट के ऊपर बेसिकली जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम होते हैं वो रेस्ट होते हैं। एंटी नोड पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होता है मीडियम के पार्टिकल्स का वो मैक्सिमम होता है और पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स के साथ वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और यूजुअली नोड पॉइंट जो होते हैं वो फिक्स पॉइंट्स पे होते हैं, जहाँ पे फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग है, आपने दोनों एंड बांधे हुए हैं और उसको स्ट्रेच करके आप जब रिलीज करते हैं तो एक लूप की फॉर्म में वाइब्रेट कर रही होती है। तो अगर आप देखें यहाँ पे इस फिगर के अंदर ये पॉइंट जो हैं ये सारे के सारे नोड पॉइंट हैं। जब ये दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में आके एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होंगी तो ये पॉइंट आपको रेस्ट पे मिलेंगे, जबकि ये पॉइंट जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे, तो ये एंटी नोड पॉइंट है। तो बेसिकली पोजीशन ऑफ नोड्स क्या होगी इन स्टेशनरी वेव्स, द नोड ऑलवेज फॉर्म एट द क्लोज एंड एट फिक्स एंड। ये क्लोज एंड या फिक्स एंड है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप चूँकि एक दो तीन लूप्स की फॉर्म में वाइब्रेट करिए तो ये भी नोड पॉइंट्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट ना करें हो या उनकी वाइब्रेशन ऑलमोस्ट जीरो या एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट जीरो, द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव नोड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द वेवलेंथ λ/2 होता है। ये एक नोड पॉइंट है और दूसरा नोड पॉइंट, ये बेसिकली हाफ वेव एक दूसरे से डिस्टेंस फासले पर है। और एंटी नोड बेसिकली पॉइंट कौन से पॉइंट होते हैं जहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और ये बेसिकली एक दूसरे से द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड एंड एंटी नोड इज पॉइंट λ/4, लेकिन दो एंटी नोड पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो λ/2 होता है। तो एक एंटी नोड और एक नोड के दरमियान जो फ़र्क है वो λ/4 होता है। क्वेश्चन 7 है, इज इट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज़ वाइब्रेटिंग ट्रांसवर्सली टू प्रोड्यूस साउंड वेव्स। किसी पार्टिकल के लिए ऐसा पॉसिबल है या किसी मीडियम के लिए जो कि ट्रांसवर्सली वाइब्रेट कर रहा हो और उससे भी साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगे। साउंड वेव्स का आपको पता है कि साउंड वेव्स जो हैं इसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ज़रा इमेजिन करें अपने जहन में कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस। तो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन के केस में
पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। और ये बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव की टाइप है। लेकिन कोई ऐसा मीडियम जिसमें ट्रांसवर्स वेव हो और उनसे साउंड वेव जनरेट हो रही हो, तो येस इट इज़ पॉसिबल। अगर आप इमेजिन करें गिटार की स्ट्रिंग को, तो जब आप उसे स्ट्रक करते हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रस्ट वाइब्रेट करती है, लेकिन उससे साउंड जनरेट होती है। वजह उसकी क्या होती है? जब आप स्ट्रिंग को स्ट्रक करते हैं तो उस उनकी वाइब्रेशन क्रस्ट और ट्रफ की वजह से जो सराउंडिंग मीडियम होता है उसके अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पैदा होते हैं। और ये कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन द फॉर्म ऑफ ये बेसिकली साउंड वेव होती है जो कि ट्रेवल करके जा रही होती है। तो येस इट इज़ पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट which vibrate transversely to produce sound waves in string instrument like star, guitar, etc. The string vibrates transversely. This transverse motion of the string does work on the surrounding medium, जो मैंने explain किया है, to set up compressional or rarefaction which can be heard in the form of sound waves. Question 8 है, why does sound wave travel faster in solid than in gases? ये जब अगर आपको याद हो तो स्पीड ऑफ साउंड जब हम उसका फार्मूला डिराइव कर रहे थे तो हमने एक इक्वेशन देखी थी कि जो साउंड की स्पीड है वो इक्वल है अंडर रूट एप्सिलॉन डिवाइड बाय रो, वेयर एप्सिलॉन इज मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी एंड रो इज़ द डेंसिटी। रो जो है वो डेंसिटी है। अब सॉलिड्स के केस में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस बेसिकली क्या है? ये बेसिकली रेजिस्टेंस टू द डिफॉर्मेशन होती है। किसी बॉडी के अंदर आप डिफॉर्मेशन पैदा कर रहे हैं तो उसके खिलाफ वो कितनी मुजामत करता है, दैट इज़ इट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो सॉलिड्स के केस में ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हायर होता है कंपेयर टू गैसेस। और अगर आप यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर देखें तो स्पीड ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जिस चीज़ का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा उसके अंदर साउंड की स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो अभी मैंने आपको बताया कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो सॉलिड्स का होता है गैसेस के मुकाबले में वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो साउंड वेव है वो सॉलिड्स में ज़्यादा ट्रेवल करती है कंपेयर टू गैसेस। आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो तो कहीं दूर से ट्रेन आ रही हो तो आप ट्रेन का जो रेल ट्रैक है उसके साथ कान लगा के आप ट्रेन की स्पीड का अंदाज़ा कर सकते हैं, क्योंकि हवा में साउंड थोड़ा लेट ट्रेवल करके आती है इसकी निस्बत सॉलिड जो कि रेलवे ट्रैक है उसमें वाइब्रेशंस की वजह से आप उसकी साउंड को जल्दी फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या अंदाज़ा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई डज द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन गैसेस चेंजेस विद टेम्परेचर? तो ये बेसिकली हमने टॉपिक देखा था, अगर आपको याद हो, लैप्लास करेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, न्यूटन फार्मूला के जो करेक्शन की थी लैप्लास ने, तो उसमें हमने देखा था कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो बेसिकली गैमा आर टी डिवाइड बाय एम है। अब इसके अंदर जो आर गैमा आर और एम ये बेसिकली कांस्टेंट है, और टेम्परेचर को हमने कहा था कि ये कांस्टेंट नहीं होता ड्यूरिंग प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स। बेसिकली न्यूटन की गलती ये थी कि न्यूटन ने ड्यूरिंग प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव उसे कहा था कि ये आइसोथर्मल प्रोसेसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता, जबकि लैप्लास ने करेक्शन यही की थी कि जब साउंड वेव्स ट्रेवल करती तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। तो ये इक्वेशन हमने डिराइव की थी। इसके अंदर गैमा आर और एम ये बेसिकली कांस्टेंट है, इनको अगर निकाल दें तो पीछे क्या बच जाता है, v इज़ प्रोपोर्शन टू अंडर रूट टी, कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी। तो ये क्वेश्चन हमें ये बता रही है कि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। और फिर हमने ये भी देखा था कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर राइज हो तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 0.6 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर जाती है। तो सपोज हम ये करते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर 332 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन 25 से जो ही टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का 26 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो ये स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 332.6 मीटर पर सेकेंड यानी 0.6 मीटर पर सेकेंड ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल फॉर टू एस्ट्रोनॉट्स टू टॉक डायरेक्टली टू वन अनदर इवन इफ दे रिमूव देयर हेलमेट्स? दो एस्ट्रोनॉट्स हैं, क्या वो एक दूसरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं अगर वो अपने हेलमेट्स को या वो इंस्ट्रूमेंट जिनके ज़रिए वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं उनको रिमूव कर दें? एस्ट्रोनॉट्स बेसिकली स्पेस के अंदर जो है कोई भी मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता, और जब वो एक दूसरे से बात कर रहे हो तो बात करने का मतलब ये है कि वो साउंड वेव्स एक दूसरे को भेज रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, और साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो चूँकि
स्पेस के अंदर जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं होता, तो उनकी कम्युनिकेशन थ्रू माइक्रोफोन्स या कोई मीडियम दरमियान में ज़रूर यूज़ किया जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं जिनके ज़रिए उनकी आपस में आवाज़ की कम्युनिकेशन होती है। अगर उस मीडियम को या उन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को हटा दिया जाए तो एक दूसरे से बात करने के काबिल नहीं होंगे, क्योंकि दरमियान में कोई भी मीडियम नहीं होगा और साउंड वेव्स ट्रैवल करके नहीं आएंगी। यही वजह है कि सूरज के ऊपर जो धमाके हो रहे हैं उनकी वजह से हमें हीट मिल रही है और लाइट मिल रही है, लेकिन उन धमाकों की आवाज़ ज़मीन तक नहीं पहुंचती। हालांकि हीट भी और लाइट भी ये दोनों सूरज से ज़मीन तक आ रही हैं। तो बेसिकली स्पेस का एक अल्लाह पाक ने पर्दा ज़मीन और सूरज के दरमियान में रखा हुआ है, जिसकी वजह से साउंड वेव्स ट्रैवल करके नहीं आ रही। अदरवाइज़ उन धमाकों की शिद्दत इतनी है कि अगर आवाज़ ट्रैवल करके आए तो उसकी वाइब्रेशन की वजह से ज़मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा तबाही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिमेट द फ्रीक्वेंसी एट विच अ टेस्ट ट्यूब 15 सेंटीमीटर लॉन्ग रेजोनेट व्हेन यू ब्लो अक्रॉस इट्स लिप्स। एक आपके पास टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब अगर आपने केमिस्ट्री में यूज़ की हो तो उसका एक एंड जो होता है वो क्लोज होता है और एक ओपन होता है, तो इट्स जस्ट लाइक क्लोज आर्गन पाइप। और क्लोज आर्गन पाइप के केस में हमने कहा था कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो बेसिकली बराबर होती है F1 इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई 4L, वेयर वी इज स्पीड एंड L इज इट्स लेंथ। जो F2 है वो बेसिकली क्या होती है 3V/4L। जो F3 है वो बेसिकली 5V/4L है, और इस तरह से सो ऑन। सबसे पहले हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देखते हैं। F1 इज टू V/4L, तो V बेसिकली 330 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ साउंड है, और लेंथ हमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर। तो अगर 15 को आप मीटर्स में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगी 15 क्रॉस 10⁻² मीटर। तो इस फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, V/4L, V 330 मीटर पर सेकेंड, 4 उसी तरह से आ गया, और 15 सेंटीमीटर मीटर में 15 क्रॉस 10⁻² मीटर हो गया। तो जो फर्स्ट फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आएगी वो ये आएगी। फिर इस तरह से आप सेकंड फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर इसी तरह से आप थर्ड फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी सॉरी फर्स्ट फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, और फिर सेकंड ओवरट्यून फ्रिक्वेंसी, और फिर इसके मल्टीपल मोड्स जितने भी हैं आगे वो सब कैलकुलेट किए जा सकते हैं। V/4L, आप ये भी कह सकते हैं 1V/4L। इसको आप कह सकते हैं सेकंड ओवरट्यून जो है, सेकंड हार्मोनिक, ये बेसिकली 3 × F1 है। फिर उसके बाद आगे 5 × F1 है, और इस तरह से सो एंड सो फोर्थ। तो ये थे आपके इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।